अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली फिटनेस प्रो और वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ हैं एक बहुत रीनाउंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर डॉक्टर हाशिम, और आज अपने प्रोग्राम में हमने उनको दावत दी है। उनसे बात करेंगे वो कि फ़िज़ियोथेरेपी फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स जब आते हैं वो ये समझते हैं कि ये फील्ड इतनी निगलेक्टेड क्यों है। नंबर 2, वो इस फील्ड को इतना साइड पे या डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं लेने के बाद। तीसरा, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ, टीच भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, और इट्स मीन लाइक काफ़ी साल हो गए इनको इस फील्ड के अंदर। तो इनके एक्सपीरियंस से पूछेंगे कि उन स्टूडेंट्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन्होंने कैसे स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर इस फील्ड को परसू किया, इसके अंदर सक्सेस हासिल की, इस फील्ड के अंदर मैच्योरिटी में लेके आए और कैसे काम किया, कौन कौन से मीडियम यूज़ किए। तो चलते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका आने का, आपने हमें टाइम दिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया, और आई एम रियली ऑनर्ड कि फिटनेस प्रो मुदस्सिर साहब के साथ आज मैं बैठा हूँ। नहीं बिल्कुल, हम तो आपसे बिल्कुल गुड टाइम वेलकम, हम सीखना चाह रहे हैं, और स्पेशली वो स्टूडेंट्स, वो लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं, अभी इस फील्ड के अंदर पढ़ रहे हैं या आ रहे हैं या सोच रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाएँ ताकि उस फील्ड को लेके वो दिल छोटे ना करें, परेशान ना हो, और वो ये ना समझे कि ये फील्ड बिल्कुल निगलेक्टेड है। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं कि हाशिम ने इस फील्ड में आने का डिसीजन किस बेसिस पे लिया और क्यों आए? बेसिकली मैं अपनी स्कूल लाइफ से ना एक एथलीट रहा हूँ, और हर जगह जहाँ मौका मिलता था हम पार्टिसिपेट करते थे। बास्केटबॉल टीम, 10th क्लास में क्रिकेट टीम का कैप्टन था, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो एक स्पोर्ट्स से पैशन है। तो फाइनली जब हम थे कॉलेज में पढ़ रहे थे FSC में, तब पता लगा कि भाई एक फील्ड होती है फिजियोथेरेपी, जिसमें आप स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट कनेक्ट रह सकते हैं। वेरी गुड। तो वहाँ से बस मैंने सोचा था कि मैंने फिजियोथेरेपिस्ट बनना है और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनना है। और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब मैं पाकिस्तान नेशनल रग्बी टीम का ऑफिशियल स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट था। अच्छा। और मैंने तब 3 साल उनके साथ काम कर लिया था। और मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो मैं अभी ग्रेजुएट हुआ नहीं था, लेकिन मैं ऑफिशियल स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट था। और उसके बाद फिर मेरा उनके साथ ऑलमोस्ट 6 से 8 साल का कैरियर है, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। ओके। तो मकसद कहने का ये कि एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स के साथ लगाव था, तो मैंने सोचा था कि मैंने इस फील्ड में आना है। ये आपने बाय खुद डिसीजन लिया या आपने किसी ने आपको कहा कि यार ये फील्ड बहुत अच्छी है? मुझे बस एक दफ़ा मेरे टीचर ने बताया था, वो ऑस्ट्रेलिया होते हैं, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने बस बताया था कि फिजियोथेरेपी एक फील्ड है, एक फील्ड होती है। हाँ। उस वक़्त ये 2006 की बात है। तो फिर मैंने खुद से इसको प्रोबिन किया। हाशिम, मुझे ख्याल में जो मुझे नज़र रहा, हाशिम स्पोर्ट्स के बारे में पैशनेट था, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्टिल हूँ। अच्छा, गुड। मेरा बस नहीं चलता कि दिन का कोई टाइम ग्राउंड्स में गुजारूँ। ओके। तो मैंने गुजारा है बहुत। अच्छा, तो वो आपने उस जो पैशन है उसको लिंक किया एक ऐसे प्रोफेशन के साथ जो कि आपको उससे जोड़े रखे। ऐसी है। ये तो मेरे ख्याल में मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपनी फील्ड से सेटिस्फाई होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं होते। सो वो ये स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो स्टूडेंट जिनको MBBS में एडमिशन नहीं मिला, जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिला, तो वो एक फिजियोथेरेपी में आ जाते हैं। उनका पर्सपेक्टिव इस फील्ड के अंदर एक डिफरेंट होता है। उनकी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो शायद नहीं हो पाती जो बाय चॉइस आते हैं। इस बारे में ये कहूँगा कि ये बहुत, जब स्टूडेंट अपना करियर डेवलप करने के लिए सोच रहे होते हैं, तो मैं अगर इसको लेकर जाऊँ ना थोड़ा सा 5-10 साल पहले, जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जब सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो लोगों को पता ही नहीं था कि क्या क्या फील्ड्स किस किस लेवल तक डेवलप हो गई। लेकिन अब जो है, मतलब मेरा छोटा भाई है, वो 10th क्लास से उसने सोचा हुआ था मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है। अच्छा। तो और हमारे टाइम पे 10th क्लास में तो हम मेरे ख्याल में बस वो खेल रहे होते थे। वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का 4th ईयर यानी कि 1 साल में वो बन जाएगा। तो अब अगर हमें सोचना पड़ेगा कि करना क्या है हमने, तो अगर तो आप बाय चॉइस इसमें आ गए हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आप खुद ब खुद अपना करियर डेवलप करते जाएंगे। जिससे मैंने सोचा था कि मैंने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, तो मैंने फिर हर वो रास्ता देखा, चुना कि मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हूँ। यानी कि अंडर ग्रेजुएट लाइफ में मैं एज ए असिस्टेंट अपने टीचर के साथ काम करता था। वो अब वो
उधर होते हैं कनाडा में, उन्होंने इंटरनेशनली अपनी एजुकेशन की हुई थी, तो वो पाकिस्तान नेशनल रग्बी टीम के वो फिजियोथेरेपिस्ट थे। ठीक है। तो वहाँ इंगेज हुए, फिर पाकिस्तान में जाते थे मुख्तलिफ शहरों में, फिर सैटरडे संडे अपने सारे कैंप्स में गुजारते थे। तो करते 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 फिर अब ये वक्त आया कि लाहौर में रिफा यूनिवर्सिटी में मास्टर्स हो रहा है स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी में। अच्छा, उसका मैं इंचार्ज हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये फिर होता है कि आपने जो सोचा, आप फिर उसके साथ कमिट करते हैं, कमिटेड होते हैं, और फिर उसको अब मैंने भी बहुत कुछ सोचा हुआ है कि अब पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का कल्चर अभी बहुत ज़्यादा नहीं है राइट नाउ एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड, लेकिन कोई ना कोई वक्त आएगा जब लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ आना पड़ेगा। मैं हाशिम में थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, जो मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन ये कि अभी कुछ दिन पहले वो देख रहे थे कि तलहा वन ऑफ ओलंपिक्स में बंदा गया स्पोर्ट्स, तो लोग गए हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं है, सोर्सेज नहीं है। तो मैंने एक चीज़ नोट करा था कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ना कोचेज़ इंटरनेशनली ऐसे अवेलेबल हैं, ना रीनाउंड स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट हैं, ना न्यूट्रिशनिस्ट अभी इस लेवल पे गए हैं, या बहुत चंक एक सिस्टम नहीं डेवलप जो कि इन एथलीट्स को प्रोड्यूस करके बाहर भेजे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आपकी, लेकिन ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन इसका हल हम फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हमें इसका हल करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। जब स्पोर्ट्स रिवाइव होगी तो जितने लोग इस फील्ड में काम कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे ही। तो इसलिए आपकी बात ठीक है कि रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, लेकिन जैसे तैसे काम करना पड़ेगा। और आने वाला टाइम है, स्पोर्ट्स रिवाइव होंगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। उसके बगैर ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो स्टूडेंट्स इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यार पता नहीं कंपटीशन ज़्यादा है, जब आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं। हाँ जी, ठीक है। मैंने एक चीज़ आपके बारे में जो भी रीड आउट किया है कि आप एक इंडस्ट्री के अंदर आए, आप पैशनेट थे, आपने उसके अंदर इंडस्ट्री को भी ग्रो किया। ऐसे ही है। हम लोग होते हैं जो कि अपनी इंडस्ट्री के अंदर वो उनको पता होता है कि राइट डायरेक्शन मेरी कौन सी है, इसके अंदर मुझे रेलेवेंट कौन सी डायरेक्शन में जाना है, वरना लोग आते हैं और एक ही फील्ड को समझते हैं, बैचलर्स या वो करके वो समझते हैं इट्स डन, यही थी। तो जब स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं और वो पैशनेट नहीं होते और उन्होंने फील्ड बाय चॉइस नहीं रखी होती, बाय सिचुएशनल रखी होती है, तो उनका बिहेवियर आप कैसे नोट डाउन करते हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? अब तो खैर मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाता हूँ तो अमूमन मुझे सीनियर स्टूडेंट्स मिलते हैं, यानी कि जो 10th सेमेस्टर में होते हैं या फिर जो मास्टर्स से आ चुके होते हैं। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो अभी प्रोफेशन में एंटर हुआ हो तो उसको बहुत लो लेवल पर जाकर ना उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। ठीक है। और उसमें 2-3 चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं। पहली चीज़ ये कि भाई आप अब इस प्रोफेशन में आ गए, आप स्टेक होल्डर हैं। ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं लोगों के लिए कि भाई आप एक रोल मॉडल हैं कि आपको कोई मिलेगा तो उसको लगेगा कि फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे होते हैं। तो उसको बताना पड़ता है कि दुनिया ने आपको डेवलप नहीं करना, आपने अपने आप को डेवलप करना है और आपने लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना है। ठीक है। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स फाइनल ईयर तक भी पहुंचते हैं तो कभी कभार परेशान रहते हैं अगर उनको कोई किसी ने गाइड ना किया हो कि हमने अब कैसे अपने आप को मार्केट में लॉन्च करना है। तो जब मेरे साथ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो मेरा एक पर्सपेक्टिव होता है कि एक तो उनकी जो कॉन्फिडेंस है ना उसको थोड़ा बेहतर करूं और उनको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जाएं सोसाइटी में पॉजिटिव जो ग्रो कर रही हैं। मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूं कि आप उन लोगों से मत मिलें जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, बराए मेहरबानी उनसे कतई ताल्लुक़ कर लें। आप उन लोगों से मिलें जो ग्रो कर रहे हैं, हाँ। जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। और दुनिया खुली हुई अब तो बिल्कुल ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है। मैं 2014 में एशियन गेम्स में गया कोरिया। अच्छा। तो मुझे ग्लोबल विलेज का वर्ड तब समझ आया क्योंकि एक दिन हम चले, अगले दिन हम कोरिया थे आफ्टर फ्यू आवर्स। तो मैंने देखा कि आप तो कुछ घंटों के फासले पर हैं दुनिया से। तो ये तो मतलब कुछ घंटों की गेम है कि आप तो स्टूडेंट्स को मैं ये बताता हूँ कि पूरी दुनिया खुली हुई है और उनके कुछ स्टूडेंट्स के पर्सनल माइंड में ना कन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं। कुछ आप कह लें कि उनको होता है कि अपने कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं पर्सनल लेवल पर जाकर उनको ज़रा असेस करता हूँ और किसी को ज़रूरत हो तो पर्सनल लेवल पर भी बता देता हूँ। लेकिन क्लास में मैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद ग्रो कर जाते हैं, उनको यूज़ करके जो अपने आप को थोड़ा सा समझ रहे होते हैं कि हमारे में पोटेंशियल नहीं है, उनको साथ कनेक्ट करता हूँ एज ए टीम वर्क। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको और मैं ना थोड़े से पाथवेज दे देता हूँ कि भाई आपकी ये स्ट्रेंथ है, आप इस चीज़ में अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। कुछ इस यहाँ से मुझे थोड़ी एक क्वेश्चन आया कि कैसे पता चलेगा, जिसने आपने देखा कि यार मुझे स्पोर्ट्स का पैशन है तो मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है और आपको
नज़र आ गई, मिल गई, अल्लाह की तरफ से किसी ने बता दिया, लेकिन किस बंदे को स्टूडेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि यार ये फील्ड मेरे लिए बहुत अच्छी है? इसमें एज ए टीचर हम थोड़ा सा असेस कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा, लेट्स सपोज अगर मैं स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो कैसे समझे जिसको बहुत ज़्यादा शायद फील्ड का आइडिया नहीं है, लेकिन उसकी पर्सनल कोई चॉइसेस ऐसी हों, उसका स्पोर्ट्स के अंदर शौक हो, क्या यही मैटर करता है या कुछ और चीज़ भी देख ले कि वो इसलिए इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए? हमारी डिग्री डॉक्टर फिजिकल थेरेपी ना 5 ईयर्स की है। ठीक है। इसमें 10 सेमेस्टर्स होते हैं। 10 सेमेस्टर यानी कि 5 साल आपने इस प्रोफेशन में गुजारने हैं। ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी से बाहर बहुत सी ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जिसमें आपको एक्सपोजर मिलता है। अब दुनिया से हमारी कॉन्फ्रेंस रिफा यूनिवर्सिटी कराती है, इवन पूरे पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें डिफरेंट प्रोफेशनल्स आए होते हैं। उसके अलावा अब बहुत से इंटरनेशनल लोग जो दुनिया में काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान आकर सर्व कर रहे हैं, आते हैं, अपनी वर्कशॉप्स करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई आप मिलें, देखें और उनसे पूछें, ताकि ना आपको अपने अंदर का पैशन पता लगे। ठीक है। अब और ये पैशन आपने 5 सालों में डेवलप कर लेना है। होता ये है कि स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होता है उस वक्त वो अपने आप से सवाल करता है या लोगों से सवाल करता है मैंने अब क्या करना है, अब क्या? तो मैं कहता हूँ भाई वो सवालों के जवाब 5 सालों में ले लो। लेकिन नहीं लेते। ये अलमिया है। और स्टूडेंट्स ये कहते हैं 5 साल के बाद वो समझते हैं कि यार ये हमने क्यों पढ़ लिया। हाँ जी, हमें तो ये पढ़ना चाहिए था, हमें तो ये फील्ड अच्छी लगती है। तो ये चीज़ कैसे पता लगे कि भाई मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है? चलो तो मेरे साथ कोई 2-4 महीने अगर स्टूडेंट इंगेज रहेगा, काम करेगा, या मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसका टैलेंट आइडेंटिफाई करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको अपना ही टैलेंट आइडेंटिफाई करना है तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जाना पड़ेगा। लेट्स सपोज कुछ फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो बच्चों के साथ बड़ा अच्छा काम करते हैं। हाँ, उनका टेम्परामेंट बच्चों के साथ बड़ा एक लाइन होता है। यानी कि उनको आप कहेंगे ना बच्चे के साथ आपने बॉन्डिंग डेवलप करनी है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो थेरेपिस्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा बच्चे के साथ। उसकी एबिलिटी है, उसके टैलेंट है उसके अंदर। हाँ, तो ये बहुत बड़ा स्कोप है। आप पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी में अपना करियर डेवलप कर लें। वेरी गुड। ये स्पेशल बच्चे होते हैं, उसके अलावा बहुत सी डिलेड माइलस्टोन्स के बच्चे होते हैं जिनको फिजिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। तो ये अपने ऊपर मेहनत करने के ऊपर डिपेंड करता है, और अब आपने टाइम ही लगाना है तो अपने ऊपर लगाएं, एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर योरसेल्फ। हाशिम, जब आप फील्ड के अंदर आए, वो कौन से स्टार्टिंग आपके स्ट्रगलिंग और चैलेंजिंग टाइम थे जहाँ पे आपने फील किया कि यार मतलब ये फील्ड क्या है, इसमें इतनी मुश्किल या मुश्किलात, वो वाला मैं पूछना चाह रहा हूँ, कब का टाइम था और क्या था? 2009 के जून की बात है, सख्त गर्मी में। ठीक है। 3 बजे हम DHA ग्राउंड में पहुंचे थे, बहुत भारी सा बैग उठा के। तब मैं सोच रहा था यार हाशिम इतनी स्ट्रगल, तब तो करियर का स्टार्ट था, स्टूडेंट थे तब, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। तो फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसी ग्राउंड में इंटरनेशनल मैच हो रहा था और मैं उस टीम का स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ऑफिशियल था, और पूरे टूर्नामेंट का मैं फिर डॉक्टर था उस फील्ड के ऊपर। तो स्ट्रगलिंग फेज बहुत आए, लाइक ग्राउंड्स में जाना, लेट नाइट्स काम करना, घर में पहुंचना, क्लिनिक्स में काम करना, एक ही वक्त में बहुत सारे रोल्स के अंदर पार्टिसिपेट करना। जिस तरह यूनिवर्सिटी में क्लास का CR था। अच्छा। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यूनिवर्सिटी के साथ साथ फिर आपने इंटर्नशिप्स करनी होती हैं, फिर आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है। उसके बाद जब करियर स्टार्ट हुआ तो पहले 3 to 6 मंथ्स मुझे जॉब नहीं मिली। हाँ, वो क्या था, वो थॉट प्रोसेस तब क्या था जब जॉब नहीं मिल रही? उसकी एक रीज़न ये थी कि मैंने जॉब सर्च नहीं की थी। मैं समझता था कि मुझे शायद खुद ब खुद जॉब मिलेगी। डीमोटिवेट हुए, डिसहार्ट हुए, या वो हाई फीलिंग्स की यार मतलब? ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पर मुझे आज तक कभी डीमोटिवेशन नहीं हुई। अच्छा। yes, डीमोटिवेशन मुझे ये हो सकती है कि शायद मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मेरी फैमिली शायद निगलेक्ट हो रही है, लेकिन उसका भी मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूँ अब। गुड। लेकिन मुझे शायद लगता है कि एक ज़िंदगी कम है अपने प्रोफेशन के लिए, एक ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि इतना कुछ है, अचीव करने के बावजूद भी यू कैन सी कि हाशिम इज सेइंग कि यार अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मतलब अब आपका कप वो फिल नहीं हुआ है ना, वो एक फीलिंग आती। व्हाट मोटिवेट्स यू? क्या चीज़ मोटिवेट रखती है आप शुरू से? मोटिवेशन मेरी, जब मैं अपना करियर स्टार्ट किया, जब मैं स्टूडेंट था, तो मुझे पेशेंट्स का जो रिस्पांस था वो मोटिवेट करता था।
यानी कि जब आप पेशेंट के साथ काम करते हैं तो पेशेंट जब कहता है कि हाँ मैं बेहतर हो गया हूँ, दुआ या उसका आपसे खुश होना? खुश होना, हाँ। ये और जब दुआ बहुत ज़्यादा, दुआ ये थी कि ज़्यादातर होम पेशेंट्स जो होते हैं या फिर क्लिनिक्स में आते हैं, अब तो खैर यंग भी आते हैं, लेकिन पहले हमारे ज़्यादा ओल्ड पेशेंट आते थे 50, 60, 70 ईयर्स, तो ऐसी ऐसी दुआएं देते थे। कुछ पेशेंट्स ऐसी दुआएं भी देते थे कि अल्लाह ताला तेनू सोहनी बीवी देवे, अल्लाह तेनू सोहने बच्चे देवे, हाँ। ऐसे ऐसी दुआएं देते थे। तो अब तो खैर वो अल्लाह ताला के पास चले गए मरीज, लेकिन मुझे अब उनकी दुआएं याद आती हैं। ये दुआएं लगती भी हैं, 100% लगती हैं, और ये चीज़ें मोटिवेट करती थी। उसके अलावा डिफरेंट माइलस्टोन्स थे जो मैंने वक्त के साथ साथ अचीव किए। जिस तरह मैं स्टूडेंट था, ग्रेजुएट हुआ, तो मैं पाकिस्तान नेशनल रग्बी टीम के साथ कनेक्ट हो गया एज ए ऑफिशियल। स्टार्टिंग पे भी यही चीज़ मोटिवेट करती थी, दुआएं, या स्टार्टिंग पे कैरियर के स्टार्ट में कोई और चीज़ मोटिवेट करती? स्पोर्ट्स और लव विद योर स्पोर्ट्स के साथ तो मेरा ऐसा वो है कि आप मुझे सुबह से लेकर रात, यानी कि 24 घंटे ग्राउंड में खड़ा कर दें, अच्छा, मुझे कोई मसला नहीं होगा, चाहे सख्त धूप हो। अच्छा, क्योंकि बस मेरा दिल करता है, मैं 100 मीटर में अपने स्कूल में फर्स्ट आता था, मैं अच्छा। बड़ा तेज भागता था। तो क्यों आपने अपने आप को एज ए एथलीट क्यों नहीं परसू किया? इसके बारे में बस मैं यही कहूँगा, शायद अल्लाह ताला ने इस शोबे में लाना था। लेकिन अभी भी आप कर सकते हैं। अभी भी मैं कनेक्ट हूँ, यानी कि मैं आपको बताया कि स्पोर्ट्स के मास्टर्स को लीड करता हूँ। तो हमारी रेजिडेंसी होती है 1 महीने में 7 डेज़ मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में होता हूँ। वहाँ हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। ये जो अरशद नदीम है, ये जो आज जिनका मैच है 4 बजे, तो इनकी भी मैंने फिजियोथेरेपी की हुई है। अच्छा, क्योंकि जब ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में रहे, इन्होंने यहाँ सारी सारी ट्रेनिंग की, तो इनके साथ भी हम कनेक्ट रहते थे, इनको भी मैंने थेरेपी प्रोवाइड की हुई है। तो जहाँ तक अपने खेलने का ताल्लुक है, तो थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ अभी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इसलिए अपने किसी स्पोर्ट्स को मैंने, लेकिन मैं क्रिकेटर अच्छा हूँ। अच्छा, क्रिकेटर अच्छे हैं। मैं स्कूल लाइफ में कैप्टन रहा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में कैप्टन रहा, और बैडमिंटन और टेबल टेनिस, ये 3 चीज़ें हैं। और माहौल में रहना, मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, और आई विश पाकिस्तान में कभी स्पोर्ट्स का कल्चर सर्वाइव हो, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हो रहा अभी फिलहाल। आई सी कि अभी 5 to 10 years मिनिमम है, अल्लाह करे। हाशिम, मैं उन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहा हूँ, कितनी देर आपने कोई वॉलंटियर कितनी देर काम किया विदाउट मनी, ताकि वो स्टूडेंट जो आते हैं और सोचते हैं कि हमें जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे हमें जॉब अच्छी मिल जाए, हम ये मिल जाए, और वो वॉलंटियर या फ्री नहीं काम करना चाहते, सीखना नहीं चाहते असल में। सो आपने कितनी देर वॉलंटियर काम किया? हमें एक टीचर ने, एक प्रोफेसर हैं हमारे, वो ऑर्थोपेडिक्स के, तो उन्होंने एक जुमला बोला था। उन्होंने कहा था, गो फॉर द एक्सीलेंस, डू नॉट गो फॉर द मनी। इफ़ यू विल गो फॉर द एक्सीलेंस, द मनी विल फॉलो यू। यस। तो ये पुरानी बात है, जब हम स्टूडेंट थे तो वो जुमला मुझे अभी तक याद है। तो मैंने तकरीबन, आप कह लें कि मैंने जब अपना करियर का स्टार्ट किया तो वो वॉलंटियर इंटर्नशिप थी। और कितनी देर? 1 या 2 ईयर किया होगा। 1-2 years 2 years किया, अच्छा टाइम है। और उसको अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करें तो वो 5-6 साल बन जाएंगे, क्योंकि आप रोज़ाना 2 घंटे काम करें या रोज़ाना 8 घंटे काम करें, उसमें फ़र्क है। वेरी ट्रू। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज, स्टूडेंट जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं और के कहते हैं कि समझते हैं कि हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही, और वो डिसहार्ट हो जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि यार इस फील्ड के अंदर कोई स्कोप नहीं है, इस फील्ड के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। फ्री में काम करना या इंटर्नशिप करना, ये आपकी किस्मत है कि आप कितना अर्सा करते हैं। कुछ लोगों की स्किल्स इतनी डेवलप्ड हो जाती हैं कि वो ग्रेजुएट होते हैं, ऐसे ही है, तो अगला कहता है भाई आओ मेरा काम संभाल लो। ऐसे ही वो कितने पैसे लोगे मुझसे, कितने पैसे लोगे। कुछ लोग होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद वो अगले से कह रहे होते हैं ये मेरी जगह बना लें, आप बना लें। हाँ। तो ये तो आपकी अपनी डेवलपमेंट है, एफर्ट्स हैं लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को ये कहना नहीं पड़ा कि आप हमें रख लें, बस अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई और एक्स्ट्रा रोल्स मिलते गए, एक्स्ट्रा, कि भाई आप ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। तो ये तो, और ये जो वॉलंटियर काम है ना, ये आप उसके साथ करें जिससे आपको कुछ लर्निंग मिलती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आपने सोचा होता है कि जी मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे यहाँ से ये मिलेगा, कभी कभार वो नहीं मिलता, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ मिल जाता है, लर्निंग मिल जाती है, एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप कहीं जा रहे हैं तो लर्निंग आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया भर में मैंने कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की, तो मुझे वहाँ जाकर अंदाज़ा हुआ कि फॉरेनर्स कैसे आपकी ट्रेनिंग्स करते हैं। वो
आप ही के एक्सपीरियंस से आप ही को ग्रूम करते हैं. यस, दे डिलीवर देयर नॉलेज, बट द पॉइंट इज दे यूटिलाइज योर प्रीवियस नॉलेज, दे यूटिलाइज योर एक्सपीरियंस. तो आपको अगर वॉलंटियर काम करना है तो हेजिटेट ना करें और अल्लाह से उम्मीद रखें. अल्लाह ताला तो देख रहा है ना आपकी मेहनत को, वो बड़ा ज़रूरी है. और किसी से ये उम्मीद ना रखें कि कोई आपको प्रमोट करेगा. यस, लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन आप अपनी स्किल्स पहले डेवलप करें. अच्छा काम करेंगे, क्वालिटी वर्क देंगे तो लोग आपको प्रमोट, लोग आपको कहेंगे भाई आ जाओ मेरे साथ काम करो. ऐसे ही टाइम है या नहीं है तुम्हारे पास, भाई मेरे पास आ जाओ. तो ये चीज़ होती है. मैंने कहा कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें. अच्छे लोगों की कमी है दुनिया में. अगर आप अच्छे स्किल्ड, क्वालिटी और जो लोग मास्टरी एक्सीलेंस में जाएं, ऐसी है. तो मुझे मेरी फील्ड में भी लोग अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, तो मैंने कहता हूँ कि हमेशा एक चीज़ याद रखो, अपॉर्चुनिटीज़ पहले भी थी, अपॉर्चुनिटीज़ आज भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहेंगी. बिल्कुल रहेंगी. आपने अपने आप को उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इस लेवल पे लेके आना कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास उस लेवल पे मैच करें और आपको वो ले लें. और एक पॉइंट में ऐड करता चलूँ कि क्योंकि मेरे 10 साल हो गए इस शोबे में, तो थोड़ा सा इतना लेवल डेवलप हो गया कि फ्यूचर को हम अज्यूम कर सकते हैं. हाँ. तो फ्यूचर जो है उसमें हेल्थ के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट होनी है, बहुत ज़्यादा. यानी कि अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में हम मैकडोनल्ड्स या KFC की तो मिसाल देते हैं, लेकिन हम किसी इंटरनेशनल हेल्थ के ब्रांड की मिसाल अभी तक नहीं दे रहे. तो अब हेल्थ दुनिया में बहुत स्टैब्लिश है, तो उन्होंने इधर भी आना है. उधर जब मैच्योर होती है चीज़, फिर यहाँ से वो स्टार्ट अपना बिल्कुल है ऐसे. और फ्यूचर में हेल्थ के ऊपर अब कोविड के बाद अंदाज़ा हुआ है कि फार्मेसीज ऐसे खुली हैं जिस तरह ग्रोसरी की शॉप्स. हर बिजनेस ने फार्मेसीज जो है ना अब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है. तो हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. एक तरफ अवेयरनेस भी हमने फैलानी है, लेकिन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हमने फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमने प्रिपेयर होना है. और अभी लेट्स सपोज जो कोविड गुजरा है, इसके इम्पैक्ट्स अभी आ रहे हैं और अभी आप 5-10 साल बाद देखिएगा इसके इम्पैक्ट्स आने हैं और फिजिकल हेल्थ में इसके बहुत इफेक्ट्स आने हैं. वेरी ट्रू. तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड और हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा. और फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसे ही है हेल्थ केयर प्रोफेशनल में. और मैं अगर अपने आप को समझूँ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं, तो मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि ये ऐसा हमारा शोबा है कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, हम किसी को ट्रीट कर सकते हैं, और हम चलते फिरते हम ना आप कह लें कि हॉस्पिटल है, ऐसे ही हमारे पास जगह और हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं. जो कोविड में डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी जो कोविड के बाद लोगों में मैंने चीज़ देखी है कि एंग्जाइटीज़ बहुत बढ़ी हैं, डिप्रेशन बहुत बढ़ा है, सोशल वायलेंस बढ़ा है, घर में रहते हुए हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुए हैं, पेरेंट्स के बच्चों के मदर्स एंग्जाइटीज़ में इसलिए गई हैं कि बच्चों को एजुकेशन खुद करवानी पड़ रही है. ठीक है, बहुत बड़ा बर्डन एड अप हुआ उनकी लाइफ में. एक पूरे का पूरा सिस्टम हिला. जो सिस्टम हमने डेवलप किया लास्ट 50-100 ईयर्स में, वो सिस्टम शेक हो गया कि बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी था. लोगों को आप अपने किसी को बोलेंगे कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, लोग आपको कहेंगे हैं मतलब पागल हो गया ऐसे. लेकिन अब देखें सिस्टम, जब सिस्टम चेंज होता है पूरी दुनिया का कल्चर, रूल चेंज हो जाते हैं ऐसे. तो वो जब सिस्टम चेंज हुआ है तो लोग जो घरों में बैठे मदर थी एंड स्पेशली मेल्स जिनका फाइनेंशियल डिस्टर्ब हुआ पूरा एक सर्कल, और स्पेशली बच्चे, तो एक ना सोसाइटी को, एक होम फैमिली यूनिट को जब अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, वहाँ कुछ लोग तो बहुत उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, वो बहुत एक्नॉलेज भी करे ऐसी है. ठीक है, एंड दे आर वेरी हैप्पी. लेकिन एट द सेम टाइम वो जिनके बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं थी, प्रॉब्लम्स थी, उनके अंदर मेंटल हेल्थ ने बहुत ज़्यादा जन्म लिया. ऐसी है. उसके साथ साथ लैक ऑफ फिजिकल हेल्थ कम हुई, उनकी एक्टिविटीज़ कम हो गई, बाहर जाते थे वो कम हो गए, लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया. उस सिचुएशन में जहाँ बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत ज़्यादा पेन्स, फटीग, टायर्डनेस, हेडेक्स ये स्टार्ट हुए. सो अभी कोविड में कौन कौन से प्रॉब्लम आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, और लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप गाइड करें कि वो घर में रहते हुए कौन सी बेसिक एक्सरसाइज, अगर लेट सपोज देखें अगर फिजियोथेरेपी सेशन लेना चाह रहे हैं, एक तो ऑनलाइन रीच आउट कर सकते हैं आपको. दूसरा ये है कि वो किसी को घर में बड़ों को कोई प्रॉब्लम है तो वो घर में कौन सी ऐसी कुछ चीज़ें कर लें ताकि उनको उससे फ़ायदा हो जाए. कोविड की वजह से ना ओल्ड एज को तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, लेकिन यंग जनरेशन को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हैं. और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें दिया ना वो टेक्नोलॉजी ने दिया. yes. हम होम बाउंड, हम डेस्क बाउंड, हम गैजेट बाउंड हो गए हैं, और उस वजह से हमारी बॉडी तो ऐसे डिज़ाइन नहीं है. ऐसे ही हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए डिज़ाइंड है, और हमारी बॉडी का हर जॉइंट, हर स्ट्रक्चर
मोबाइल रहने, फंक्शन में रहने के लिए, फंक्शन में रहना, हाँ। तो उस वजह से जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, तो यंग जनरेशन आजकल हमारे पास 15, 18, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के ज़्यादा पेशेंट्स हैं। अगर मैं दिन में 10-15 मरीज़ देखता हूँ तो उसमें 80% जो पेशेंट्स होते हैं वो यंग होते हैं। तो इनमें ना शोल्डर पेन, नेक पेन, हेडेक्स, इनको हम बोलते हैं मायोफेशियल पेन्स। मायोफेशियल पेन, तो वो बहुत कॉमन हो गई हैं। ठीक है। और वो किसी एक्सरे में नहीं आती, वो किसी MRI, CT स्कैन या किसी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आती, क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें मसल्स अगर हम बहुत देर तक इस्तेमाल नहीं करते तो मसल्स टाइट होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ जगहों पर मसल्स इतने टाइट हो जाते हैं कि उनको हम बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट्स या टॉट बैंड्स बना लेते हैं। वो कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट्स? ट्रिगर पॉइंट्स हमारे नेक और अपर बैक के एरिया में बहुत कॉमन होते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ है, दर्द यहाँ हो रही होगी, प्रॉब्लम यहाँ है, दर्द यहाँ हो रही होगी, तो पेशेंट तो बहुत अनॉय होता है। वो कहता है कि भाई ये मसला क्या है, मैं दवाइयाँ खा के थक गया हूँ, मेरा मसला हल नहीं हो रहा। वो खैर कुछ जल्दी पहुँच जाते हैं, कुछ हमारे तक लेट पहुँचते हैं। तो ये मायोफेशियल पेन्स आजकल बहुत कॉमन है, और इसका हल सिवाय एक्टिविटी के, स्पोर्ट्स के, फिजिकल एक्सरसाइज के कुछ नहीं है। और आपसे बेहतर फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं बता सकता। मैं इसका देख रहा था कि ये तो अगर एज ए साइकोलॉजिस्ट या मुझे एक और इसका पर्सपेक्टिव समझ आ रहा है कि ये क्रॉनिक पेन्स हैं, बिल्कुल, जो कि बॉडी के ऊपर क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से आती है। वो स्ट्रेस मेंटल हेल्थ का भी हो सकता है, वो मूव ना करने का भी हो सकता है, आप लैक ऑफ मूव बैठे हुए हैं और महीनों गुजर गए हैं, स्ट्रेस की वजह से बहुत इश्यूज आए हैं, यानी कि जो आपने भी सबसे पहले बात स्टार्ट की एंग्जाइटी और डिप्रेशन, उस वजह से तो, लेकिन उसकी वजह से फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और ये ऐसी बात नहीं है कि पेशेंट ट्रीट नहीं होते, बड़ा फ्यू सेशंस में पेशेंट बहुत बेहतर हो जाता है। ये माइनर जो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल। और लोग आपको कैसे रीच आउट करें? लोग ऑनलाइन लिख के फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर हाशिम फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर भी लिख सकते हैं, और वो मुझे गूगल कर सकते हैं। यानी कि आप फिजियोलॉजिक लिखेंगे ना गूगल के ऊपर, फिजियोलॉजिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक या डॉक्टर हाशिम फिजियोथेरेपिस्ट कायरोप्रैक्टर, तो आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। और ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट सब? ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बिल्कुल ले सकते हैं, हमारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी हैं। हमारी फिजियोथेरेपिस्ट का ऑनलाइन के साथ कुछ मतलब इज इट लाइक पहली दफ़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको मुश्किल नहीं होती कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेने में? मेरी बहुत सी, ये बेसिकली हमने सर्विस स्टार्ट की थी ड्यूरिंग कोविड। ठीक है। और कोविड में मुझे आउट ऑफ कंट्री से पेशेंट ने रीच किया। ठीक है। मैं हैरान था कि लाइक क्या हो गया लोगों को, क्योंकि ऑल्दो वो पाकिस्तानी पेशेंट थे, कोई ग्रीस में था, कोई इवन सऊदीया और दुबई से लोग बहुत कांटेक्ट करते हैं, तो वो ट्रस्ट करते हैं इसलिए कांटेक्ट कर लेते हैं। हम ऑनलाइन असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिस हद तक मैक्सिमम पेशेंट की प्रॉब्लम सिम्टम सुन के उसको हम गाइड कर सकते हैं वो हम बता देते हैं। जिस तरह एक पेशेंट था, उसको हमने ऑनलाइन देखा, उसके बाद वो 3 महीने बाद पाकिस्तान आया, तो हमसे मिलने आ गया था। ठीक है। मुश्किल होती है, लेकिन विद आवर बेस्ट एक्सपर्टीज़ हम उसको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं ऑनलाइन, वो हम कर देते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका टाइम दिया आपने। जो पहला आज का सेशन था ये हमने प्योरली किया उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस फील्ड के अंदर ना एक टीचर पर्सपेक्टिव से। अब जो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बहुत सारी प्रॉब्लम को डायग्नोज करके उसकी, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसके सोल्यूशंस देंगे, ताकि उसको हम सेकंड सेशन के अंदर, मैं हमेशा पहले आपको एडवांस में चाह रहा हूँ कि आप उसके अंदर आएँ और हम इंशाल्लाह उसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाएंगे। आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बुलाया इतने अच्छे माहौल में, इतने अच्छे सेशन के लिए, और मेरे लिए बड़ा यादगार है। और आपकी ऑडियंस को अगर कोई अच्छी बात मिल सकती है आपके प्लेटफॉर्म से, तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। मुझे आपके मतलब इतनी अच्छी आपने बातें की, नो डाउट मुझे तो उससे बहुत नॉलेज मिला, और डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स का हम फीडबैक लेंगे। और अगर आपको इस वीडियो के नीचे कोई भी अपने प्रॉब्लम, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से विज़िट कर सकते हैं। प्लस अगर स्टूडेंट हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करें। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अपने क्वेश्चन जो है वो लाजमी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।